कितने घंटे रख सकती है थाने के अंदर? 24 घंटे। और मान लेते मेरे को पकड़ लिया, मैं वकील नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया और मेरे को 2 दिन तक बैठाए रखा है। एक बार हम देखते हैं गाँव में 2-2 दिन तक पुलिस वाले ने बैठा के रखे हैं, क्या करे इसका बताओ? है किसी के पास कोई ऑप्शन? कंप्लेंट करे तो कहाँ करे? हिंदुस्तान में जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, हर एक के ऊपर एक इलाका मजिस्ट्रेट काम करता है, हर एक के ऊपर एक कोर्ट काम करती है, उसको बोलते हैं इलाका मजिस्ट्रेट। 2 दिन तक किसी बंदे को गैर कानूनी तरीके से पुलिस इंस्पेक्टर ने बैठा कर रखा है, उसकी हम कंप्लेंट करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के पास या एसपी साहब के पास, उसकी कंप्लेंट करेंगे। एक बार हम देखते हैं डेली रोज नाम से हम उसकी एंट्री डालते नहीं है, पैसे डालने लग गया। मेरा जैसा बेचारा भोला बंदा है, वो गाड़ी स्टार्ट करके बाहर खड़ा है, पकड़े सारे गए, मेरे को पकड़ लिया। मैं तो ये कहूँगा साहब, मैं तो साहब ना तो मैंने गन पकड़ी ना मैं बैंक के अंदर गया, तो मेरे को तो छोड़ दो कम से कम। वो बता दो विधि के बोझ सब में नहीं है। वो ये कहते साहब मेरे को नहीं पता था किसी को चाकू मारने से वो कोई मर जाता है, मेरे को नहीं पता था साहब उसकी फांसी भी होती है, उसको सजा भी होती है। ये कह इस प्रकार का हम कहेंगे ना, जब मेरे को नहीं पता था कि ये करने से ये हो जाता है जी, तो विधि की भूल कानून में क्षम्य नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है उसका। बनना है, बनाया किसी ने अपना एम, बेटा नहीं बनाया तो बना लेना पड़ा। ये नहीं कि मेरी जो सहेली है वो उधर जाएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वो मेरी सहेली उधर जाएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। नहीं, खुद का एम बना, खुद बना लेना। एम बनाओगे थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, बाकी एम हासिल जरूर हो जाएगा। और एम नहीं बनाओगे चक्कर काटते रहोगे, धक्के खाते रहोगे। हमें किसी को बहकाव नहीं आना चाहिए। कोई भी घटना घट गई कहीं भी तो प्रथम उसकी सूचना दो, हम पुलिस के देंगे। एक्चुअल में क्या घटना घटी वो उसके अंदर पूरी चीज़ें आ जाती है, उसमें बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो दी जाती है। उसमें डिले नहीं होनी चाहिए कभी भी। कोई एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी के साथ कोई बात हो गई या कोई भी क्राइम हो गया, उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमें देनी चाहिए। कौन दे सकता है वो? जैसे मान लेते मैं एक्सीडेंट हो गया, कौन लिखवाएगा? मैं चला गया जयपुर एडमिट हो गया, नियर डियर नज़दीक वाला बंदा भी लिखवा सकता है। ज़रूर नहीं हम थाने में जाएं तो FIR लिखवाई जाए, नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है कानून के अंदर, सिंपल कागज़ के ऊपर लिखकर बाय पोस्ट भेज कर भी हमारी FIR लॉन्च हो सकती है, टेलीफोन के माध्यम से भी हमारी FIR लॉन्च हो सकती है, और खुद चले जाएँ तो भी FIR लॉन्च हो सकती है। जरूर नहीं है कि शिकायत करता ही जाए, कोई भी बंदा जाकर सिंपल वे में जाकर बताए FIR हो जाएगी। बाकी आमतौर के ऊपर करते नहीं है, उसको नॉलेज होती है उसकी कर लेते हैं, बाकी उसको चक्कर कटाते हैं। एक बेटा चोरी का क्षेत्राधिकार क्या होता है पता है? चोरी क्या होती है बता दो पहले तो, उसका बेटा बता। तो ये हमारे कानून के अंदर 2 प्रकार की वस्तु होगी, एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हो, और एक कोई स्थायी वस्तु हो, जैसे स्थायी और अस्थायी। स्थायी तो होगी जमीन जायदाद, दुकान हो गए, मकान हो गए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, उसकी चोरी कभी नहीं होती है। जैसे मकान होगा, मकान की चोरी नहीं होगी। चलायमान चीज होगी उसकी चोरी हो जाएगी, जैसे बस ट्रक गाड़ी हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब जैसे कि मुस्कान का पेन था, दूसरी लड़की ने पेन ले लिया और पेन लेके कहीं दूसरी जगह छिपा दिया, वो चोरी है कानून में। ये नहीं कि पेन को लेके अपने घर लेके गई दूसरी लड़की, वो चोरी नहीं है। इसकी विदाउट कंसेंट उसका स्थान चेंज कर देना चोरी है। ये पेन मेरी जेब में था और पेन को यहाँ रख दिया किसी बंदे ने उठाकर, जरूर नहीं कि बंदा घर लेके जाए तो चोरी आएगा, नहीं। मेरी विदाउट कंसेंट उसका स्थान चेंज कर देना चोरी है। और चोरी का क्षेत्राधिकार क्या आएगा? इस यहाँ चोरी हुई है तो इसके क्षेत्राधिकार में कोई भी थाना आएगा, वहां चोरी की FIR लिखी जाएगी। अब बताओ क्या वापस नारोड़ा आऊंगा या दिल्ली लिखवाऊंगा?
दिल्ली जो भी जहाँ मेरा स्टॉपेज होगा और वहाँ नजदीक थाना होगा, वहाँ जाके मैं कहूँगा साहब मेरी FIR लिखो, मेरी जेब कट गई गुड़गांव के पास, तो मेरी FIR वहाँ लिखी जाएगी और उसके नंबर आएंगे 0। FIR नंबर जो दिए जाते हैं उसके नंबर आएंगे 0 और दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी, और वहाँ उसके नंबर लगेंगे गुड़गांव के अंदर 205 300 जो भी उसका नंबर आएंगे वहाँ लगेंगे उसके नंबर। कई बार पुलिस वाले कहेंगे साहब हमारे क्षेत्राधिकार का ये मैटर नहीं है, तो आप उसी थाने में जाओ, आप FIR कहीं भी कटवा सकते हैं हम, उसके नंबर 0 होंगे और वहाँ जाके उसके बाद फिर उसके नंबर चढ़ते हैं जी। एक चीज़ और बताता हूँ जी, किसी लेडीज के साथ कोई घटना घटने के अंदर लेडीज एडवोकेट आपके पास आएगी, उसके प्रेजेंस में सारी कार्रवाई होगी। ये कानून तो बहुत पहले से है। एक 2019 में एक्ट और बनाया था, अरेस्ट, प्री अरेस्ट और रिमांड, ये कानून बनाया गया था। अगर किसी भाई साहब के साथ कोई आदमी के साथ कोई घटना घट जाए और वो थाने में जाए और पुलिस वाले उससे 1000 सवाल करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा जी। ये कैसा, वो था, कितने सवाल करेंगे, तो वो भी इसमें उसका संवैधानिक अधिकार है। वो कहेगा साहब मेरे को मेरा एडवोकेट चाहिए। मैं थाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर थाने की बात कर रहा हूँ। कोई भी आदमी चला मेरा एडवोकेट चाहिए, तो जो भी उसकी कोर्ट पड़ेगी वहाँ उस कोर्ट से एक एडवोकेट जाएगा, उसकी प्रेजेंस में सारी कार्रवाई होगी। और ये नहीं कि उसको भीख में उसको मिल रही है, उसका संवैधानिक अधिकार है उस आदमी का। और उसको जो कानून मुहैया करवाएगी ना सरकार या गवर्नमेंट करवा रही है, तो उसका संवैधानिक अधिकार, उसको वकील मिलेगा। कहाँ तक पाप है और कहाँ पुण्य है बताओ, बता बेटा मुस्कान, बेटा आरती बता दे, आरती कहाँ है बेटा, कोई तो बताओ। अष्टकमल लिखा होता है, स्लोगन आ गया दहेज लेना पाप है। कितने रुपए तक पाप है, कहाँ तक पुण्य है बताओ। मात्र 11 रुपए, 11 रुपए कानून लिखा हुआ है। 11 रुपए तक लड़की के पापा मम्मी लड़के वालों को देते हैं ना 11 रुपए, तो वो तो है पुण्य। 11 रुपए से 1 रुपया फालतू दे दिया, वो अपराध की श्रेणी में आ गया। दोनों जिम्मेदार है, लेने वाला भी देने वाला भी। और उसकी एप्लीकेशन कोई भी लगा सकता है, नियर ढीर अड़ोसी पड़ोसी कोई भी लगा सकता है, और दोनों जिम्मेदार है उसके अंदर। एक बेटा नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ, नहीं करना चाहिए नशा? मैं कहता हूँ करना चाहिए। पढ़ाई का नशा करना चाहिए। जो हमारी बेटी थी तनिष्का यादव, जो टॉप आई थी नीट के अंदर, बासोद से है। एक अंजलि यादव है जो सिलारपुर से 500 नंबर आए थे। अब उनसे एक बार बैठ के 5 मिनट उनसे बात करो। उनका नशा था, नशा को बोलते जुनून, पढ़ाई का जुनून। तो बेटा जुनून 2 प्रकार के होते हैं नशा, अच्छी चीज़ों का नशा, बुरी चीज़ों का नशा। जो यहाँ लड़कियाँ जो फर्स्ट आती है, टॉप आती है, जो मेरिट में आती है, उनका नशा है पढ़ाई का। और बेटा जिस दिन पढ़ाई का नशा हो गया ना, तो जो आपने एम बनाया है, आपके आदमी कहीं से पैसे इकट्ठा करके उसको पैसे देगा तब तो उसकी डेड बॉडी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था, अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, चाहे करोड़ रुपए का बिल हो, अगर बंदा एक्सपायर हो गया तो फ्री में डेड बॉडी देनी पड़ेगी उसकी। हमें नहीं पता है जी को। अगर बंदा एक्सपायर हो गया तो फ्री में डेड बॉडी देनी पड़ेगी। एक्सपायर नहीं हुआ है, डिस्चार्ज करके लेके आए, तो उसका बिल जितना बनता है वो हमें पे करना पड़ेगा। एक्सपायर हो गया तो कितना ही बिल हो, फ्री में डेड बॉडी मिलेगी जिसकी। ऐसे ही और बताता हूँ जी, हमारे भाई बहन सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अगर उसने ये पूरी साल की फीस जमा नहीं करी है, उसका प्रिंसिपल कहेगा बेटा देख फिर ये फीस ले आना तेरे पापा मम्मी के पास, नहीं लेके आए वो तेरे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो क्या मना कर सकते हैं प्रिंसिपल? क्या पूरी साल की फीस उसने ना भरी हो, 1 रुपया ना दिया हो, बेटा मना नहीं कर सकता कोई भी प्रिंसिपल। उसकी जान के साथ, उसके साल के साथ खिलवाड़ नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये नहीं कि पेपर में मैंने फीस नहीं दी पापा मम्मी ने तो उसको एग्जाम देने से वंचित कर देगा, नहीं। और वंचित कर देगा तो पूरी साल का हर्जा खर्चा उसको देना पड़ेगा स्कूल, मना नहीं कर सकता जी कोई भी। और मैं एक्सीडेंट हो गया बस से, अखबार में आएगी न्यूज, बस 4 मरे 3 घायल, 2 मरे और 3 अन्य घायल। अन्य में गिनती नहीं होनी चाहिए मेरी,
तो कम से कम हर आदमी को इतना तो काबिल हो ही जाना चाहिए। कल ना सपोज करो हम जिनके ना भी रहे, मर भी गए, तो कम से कम एक बाई नेम नाम तो आया अखबार में, कम से कम हमारा अन्य में गिनते नहीं होंगे चाहिए। इसलिए तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए हर आदमी। भगवान ने सभी को कान दिए हैं, सुनने की शक्ति दी है, सुनने शक्ति दी है, हर आदमी को हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत दिए हैं। हमारा काम है ओनली पद तक पहुँच गए। और शरीर है ना, वो कहते हैं शरीर कुछ नहीं है जी, निर्जीव चीज़ है जी। 4 बार स्टंट डल लिए, शायद 5 बार डल लिए, फिर भी हौसले इनके बुलंद है। और शायद मैं बोल रहा हूँ आपके सामने तो बड़ा ही मतलब ना, 9 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। इसमें 2 घुटने के ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, 2 नहीं। घुटने के ऑपरेशन होने के बाद कोई आदमी दूसरी पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता है जी। अगर शायद किसी का चंबा लग रहा होगा तो बेटी मुस्कान भी गई थी, उल्टी डालती गई थी जी। आसान नहीं है जी चढ़ना। तो हौसले बुलंद रखो। 2 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं घुटने के, तो 9 ऑपरेशन हो चुके हैं। हौसले बुलंद रखो जी। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, कोई बात नहीं जी। हौसले नहीं टिकने चाहिए हमारे कभी भी। एक बेटा कोई कानून के बारे में कोई है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। खुद को तैयार करो नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी के नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे मिल जाए आप जैसे वर्मा जी, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। जख्मों से भरी है वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोल लिया मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसे निभाने सकूं मैं वो वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। वक्त हंसाता है वक्त रुलाता है, वक्त हंसाता है वक्त रुलाता है। वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है, वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता। वक्त जब आके फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, उनके 1 महीने की इनकम मेरे रोज के खर्चे होंगे। सपना एक देखोगे मुश्किल 1000 आएगी, लेकिन वो मंदिर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आसमान में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा ही क्या है, जीने के लिए कमी भी जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तब हुई तब मैं फिर भी जी गया। मैं सोच रहा वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। आसमां भी रुक जाएगा जब संघर्ष रहेगा सीने में। हर किसी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो।
एडवोकेट के ऊपर है, ना घूमने जाते हैं ना फिरने जाते हैं, ना घूमने जाते हैं ना फिरने जाते हैं, ना घूमने जाते हैं ना फिरने जाते हैं, करते हैं ना गजलें सुना करते हैं, हम अदालत के सिवा कहीं नहीं जाते हैं। ऐसी है उसी ने इतिहास रचा है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। आप भी शायद चेंज हो गया, तो बता देता हूँ जी। मेरा जन्म हुआ था 14 नवंबर 1980 के अंदर, बाल दिवस वाला दिन मेरा जन्म हुआ था। मेरी उम्र थी 11 साल 1991 के अंदर। उस टाइम मेरी एज थी मात्र 11 साल। 11 साल की उम्र में मैंने एक एम बनाया था, कितने बजे मैं सुबह खड़ा हूँगा, खड़ा होने के बाद मेरे दिन की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, कौन से रंग की मैं ड्रेस पहन रहा हूँ, खाने में क्या खा रहा हूँ, पीने में क्या पी रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ तो किस व्हीकल से जा रहा हूँ, वो व्हीकल कितना किलोमीटर चल रहा है, आगे जा रहा हूँ किस बंदे से मिल रहा हूँ, उस बंदे से किस मुद्दे के ऊपर मेरी बात हो रही है, वापस मैं कितने बजे आया, कितने घंटे सोया, कितने घंटे जागे, कितना कमाया, कितना खर्च किया, हर मिनट की सारी एक्टिविटीज मेरी डायरी के अंदर नोट है। 67 डायरी मैंने आज तक भरी है। वर्मा जी में मेरी डायरी देख रखी है। डायरी होती है ना, तो एक एक डायरी के अंदर 2-2 लाइनें सारी इंग्लिश में मैंने डाल रखी है। हर डायरी का मैंने पासवर्ड बना रखे हैं जी। पासवर्ड की डायरी एक मैंने अलग बना रखी है। टोटल 934 पेन वो मैंने यूज़ किए, आज भी मैंने संभाल कर रखे हैं। 934 इससे 2019 के अंदर मेरा नाम इंडिया बुक के अंदर आया था। अब इंडिया बुक आप समझते होंगे, ये नहीं कि जैसे मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, एक ही बंदे का नाम आता है जी। और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ में जो आपके सामने सुरेडिया खड़ा है वो इकलौता खड़ा है जी। अगर आप सोच रहे हो कि बढ़ाई कर रहा है तो गूगल और यूट्यूब से बड़ा कुछ नहीं है जी। एक बार नाम लिखो सुरेडिया, पूरी मेरी बायोग्राफी आपके सामने आ जाएगी। और पूरा जो ब्रह्मांड है 7 महाद्वीपों के अंदर बटा हुआ है। अपना जो ये साइड का जो है जोन वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी मेरे पास ही है। वो उसमें 50 देश आते हैं, अकेले ने क्वालिफाई कर रखा है जो मैंने। और आप देखोगे ना, आपको ठीक है फॉर्मेलिटी है, तो फाटक के पास घर है, अंडरपास के पास, एक बार समय निकाल कर अपने मैडम के साथ, सर के साथ एक बार आप आकर देखो, पता चलेगा। एक 11 साल का बच्चा जिसको नाक साफ नहीं करना आता, उस टाइम ढंग से कपड़े नहीं पहनने आते उस बच्चे को, उसने 11 साल की उम्र में क्या ये बनाया था, और आज वो बंदा कहाँ तक पहुँच गया है। और ये भी पक्की बात है, मेरा जब 2019 में नाम आया था इंडिया बुक में, तो मेरे फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं पता था जी कि मैं डायरी लिखता हूँ। नार्मल कोर्ट के 3 वकील, हम पंचकुला गए थे, 10 दिन तक एक रूम में 10 दिन तक 3 वकील साथ रहे, साथ रहना, साथ खाना, एक बेड के ऊपर सोना, 3 वकील। उनको नहीं पता मैंने डायरी क्यों लिखी। ये नहीं कि डायरी लिखने में 2 मिनट लगती है, डायरी लिखने में रोज मेरे को 3 घंटे से ऊपर लगते हैं। 3 घंटे किसको बोलते हो। रात को 2 बजे खड़ा होता हूँ, सुबह 5 बजे तक डायरी अपडेट करता हूँ जी। अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेना चाहो, कोई टेस्ट लेना चाहो, एक बार फाटक के पास आ जाना। 1991 से लेकर आज मेरी उम्र होगी कितनी, 80 का जन्म है, 43 साल, अब 44 लग जाए, 43 साल हो गए, 32 साल हो गए मेरे को लिखते हुए। किसी भी दिन का और किसी भी मिनट का अगर कोई टेस्ट लेना चाहूँ, बताओ उस दिन आप क्या कर रहे थे, तो मैं बता दूंगा जी आपको। और 1994 में मैंने इंग्लिश में जो अपने SMS की लैंग्वेज होती है, सिंपल इंग्लिश, उसके अंदर हर डायरी में फॉर्मेलिटी नहीं कर रखी। ये नहीं कि मोटे मोटे मैंने भर रखे हैं, बड़ी बारीकी से लिख रखी है हर चीज़। सबसे बड़ी बात ये बता रही, इस हाथ से लिखा था, इस हाथ से को पता नहीं चला, मतलब मैंने लिखी, मेरे परिवार को किसी को नहीं पता था 2019 तक। और ये तो है नहीं कि मैं बिरला हूँ, कोई भगवान का बंदा हूँ, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो इस हाथ को मेरे कभी कोई चोट ही ना पहुँची हो, धोल माखी ने ना खाया हो, ये इस हाथ से कोई कभी मेरा हमेशा ही काम हुआ हो। इस हाथ से कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, कई बार लगी भी है, कई बार धोल मक्खी ने खाई है, तो मैंने उल्टे हाथ से डाली लिखी है। आप लिख के देख रहे हैं, उल्टे हाथ से लिख के देख रहे हैं, कितना लिख सकते हो।
इतने बुलंद है तो मैं तो इतना बताता हूँ जी, दोनों हाथ मिल सकते हैं जी। और 2012 के अंदर वर्मा जी को पता है, मैं 3 साल बेड के ऊपर रहा था, काफ़ी दिन तक आईसीयू में रहा था मैं। हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, वर्मा जी को पता है, एचबी मेरा 4 ग्राम हो गया था और मेरा वेट 41 किलो हो गया था जी। ठीक है जी, उस टाइम की भी डायरी लिखी हुई है। तो ये शरीर है, ये परिस्थितियाँ है, प्रॉब्लम है, हारी बीमारी है, कुछ मायने नहीं रखती है जब हौसले बुलंद है तो कुछ नहीं करना। तो आप ये मत सोचो मैं मतलब लड़की हूँ या मेरे पापा मम्मी इतने नहीं है, काबिल नहीं। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता कि डायरी ही लिखो, कुछ ऐसा कर दो। पढ़ाई तो कर रहे हैं सर, कुछ ऐसा यूनिक काम तो कर दो। अब बेटे वो एक सब्जेक्ट में पारंगत तो हासिल कर सकता है, ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में 500/500 उसमें आए थे। तो क्वालिफाई, नीट क्वालिफाई इसने किया था, फिनिश कायदा ने किया था, आप क्यों नहीं हो सकते? और एक बार खुद रियलाइज करना है, खुद एक बार आत्मचिंतन करना, घर बैठ कर सोच कर, मेरे पास पढ़ाई के सिवाय कोई काम ही नहीं है। बताओ किसके पापा मम्मी घर से पूरा दिन काम करवाते हैं? पढ़ाई के सिवाय कोई काम नहीं, तो हमें पढ़ना चाहिए। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर सामना करना तुम, मुसीबतों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। आसमां में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। आप एक बार उछाल के देखिए कंकर को कि किस प्रकार से वो आसमान में छेद कर सकता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सिंह सुरेरिया जी, एडवोकेट साहब। निश्चय ही आज हम एक साधारण सुरेंद्र सिंह सुरेरिया एडवोकेट से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व से आज हम मिल रहे हैं। और मैं 1 मिनट का समय मैं आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि श्री सुरेंद्र सिंह सुरेरिया जी मेरे पारिवारिक मेंबर हैं। जब मैं 9वीं में पढ़ता था तो उस समय इनके पापा जी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा जी हमारे घर के पास ही एक चिकित्सक के रूप में सर्विस करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे गांव गुज्जरवास में। और उस समय शायद ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सुरेंद्र सिंह उस समय शायद इन्होंने जन्म ही लिया होगा। तब से इनके परिवार से हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे और इनके परिवार की जो भी परिस्थितियां रही उससे मैं वाकिफ रहा हूं। वो समय मुझे याद है जो बाबूजी बता रहे थे कि आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात होगी। कब की बात है? बीमार हुए थे 2012 में। उस समय इनकी ऐसी हालत थी कि कोई आदमी इनको देख करके ये कह नहीं सकता कि ये व्यक्ति जिंदा रह जाएगा, कोई नहीं कह सकता था। मैं इनके घर पे मिलने के लिए गया था और सच पूछो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुरेंद्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति की जिजीविषा होती है, उसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जिंदा दिली का वो प्रमाण होता है। तो आज एक जिंदा दिली के स्पष्ट प्रमाण आपके साथ हमारे से रूबरू होने के लिए आए। और दुनिया में नंबर 1, देखिए डायरी लिखना, मेरे जैसे टीचर हैं वो अपनी खुद की डायरी भी नहीं लिख पाते हैं। और आज मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, मैंने अपनी चाबी कहाँ रख दी, ये चीजें मुझे बहुत याद करनी पड़ती हैं। प्रतिदिन का नियमित रूप से लेखन करना तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन किस तरह से इन्होंने एक 11 साल के बच्चे के रूप में इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की और आज तक उस प्रक्रिया को निभा रहे हैं। मैंने खुद जाकर के इनका एक इंटरव्यू लिया था, उस समय इन्होंने अपनी सारी डायरीज मुझे दिखाई, वो सारे पेन मुझे दिखाए। मैं देखा, मैं हैरत में रह गया कि ऐसा विचित्र इंसान इस दुनिया में मौजूद है। क्या आपका तालियां बजाने का मन नहीं कर रहा है? और कानून के बारे में जो हमारे टीचर साहिबान और हमें इतनी सारी जानकारियां, ये सामान्य जानकारियां थी लीगल अवेयरनेस की, इतनी सारी जानकारियां हमें भी नहीं थी। आज हमने इनसे बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार से
एक बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति को थाने में 2 दिन बिठा दिया जाए तो किस तरह से हेबियस कॉर्पस नाम का एक कानून है, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 8वीं तक सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये उनका अधिकार है राइट टू एजुकेशन में, और हम कर रहे हैं। तो आपके आसपास कोई बच्चे ड्रॉप आउट चाइल्ड हो तो जरूर आप उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम उन बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाएंगे। कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ये संदेश लेकर के सुनीलिया साहब हमारे बीच आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें जो इनके अंदर से निकल करके आ रही थी, वो बातें मैं देख रहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने आप में जिया है जिन चीजों को, जिन कार्यों को अपने आप में जिया है, महसूस किया है, वही सारी चीजें हम बच्चों के सामने उन्होंने प्रेजेंट की है, रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। तो एक बार पुनः आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हम सुनीलिया जी का आभार व्यक्त करते हैं। अभी तो चला हूं, मंजिल का इरादा किया है, अभी तो मंजिल का इरादा किया है, न हारा हूं न हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। तो आपको खुद को ये वादा करना है। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं प्राचार्य महोदय एडवोकेट श्री सुरेंद्र सिंह सुरेड़िया जी, लीगल लिटरेसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर छतर सिंह वर्मा जी, प्रबुद्ध साथीगण व प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। देखो, आज आपको एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी जानकारी कानून के बारे में दी। बेटा, ये मोबाइल है ना, ये हमारा सबसे बड़ा सहयोगी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। मोबाइल होता है ना जी, जैसे मोबाइल को रख दिया वैसे बंद कर दिया, और हम बंद कमरे में क्या बात कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है। अब आपको तो मोबाइल का कैमरा तो ऑन नहीं है हमारा, मोबाइल को हमने वैसे सिंपल वे में बंद करके रख दिया तो इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है। हमने 10 साल पहले फ़ोन लिया था और हम उसमें नेट पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, कितनी फ़ोटो खींची है हमने अपने फोटो मोबाइल में, तो फ़ोटो डिलीट कर दी पर गूगल के पास सेव है सारी फ़ोटो। मोबाइल 2 चीज़ों में काम नहीं करता, तो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो फिर मोबाइल मेरा डेड हो गया, ख़राब हो गया, या मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया तो मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। बाकी मैंने सिंपल वे में मोबाइल वैसे रख दिया, और हम बंद कमरे में क्या बात कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है। कभी लेना चाहो तो RTI से मिल जाएगी। कई बार हम फोटो खींच लेते हैं, मोबाइल में डिलीट कर दी, वो मेरे फ़ोन से डिलीट होगी, गूगल में कौन करेगा डिलीट हो। आप देख रहे हैं हर दिन क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, व्हाट्सएप से हो रहा है, मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, फेसबुक हैक हो जाती है और फिर आपके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। एक बार मेरी भी फेसबुक हैक हो गई थी, मेरे को मैदानता में एडमिट दिखा दिया था और मेरे साथियों के पास कॉल करके उनसे पैसे मांग रहे थे। अशोक हेसली एक्सपायर हो गए, सबसे पहले उनका फ़ोन मेरे पास आया था, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब आपकी फेसबुक हैक हो गई है। तो ये साइबर क्राइम ऐसे चलते रहते हैं, इनकी अवेयरनेस के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए आपको वकील साहब ने बहुत कुछ बताया और एक RTI के बारे में बताया। देखो, RTI जायज़ है तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है परेशान भी बहुत करती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं वकील साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और यहाँ पर आपको इतनी विद्यालय परिवार में एडवोकेट साहब का पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वर्मा जी ने, मैंने देखा कि सभी को कवि बना, वकील साहब को भी देखो शेर शायरी कितनी बढ़िया कर रहे थे। मैं अर्थशास्त्री हूँ, मेरे भी थोड़ा सा दिमाग में आ गया। आपके सर पर ताज रहे, आपने हमारे सम्मान में तालियां बजाई, आपके सर पर ताज रहे, जिस चमन में ये फूल खिले वो चमन सदा आबाद रहे। धन्यवाद राजेंद्र जी। और एक हमारा अभियान चल रहा है, कविता कैसे करें,
और उसी संदर्भ में हम बच्चों को भी तैयार करवा रहे हैं। कहानी है और इस संदर्भ में हमारे नवरत्न सर, पूजा मैडम और हमारे कर्ण सिंह बजाएंगे और ये दूसरा पीरियड हमारा शुरू होगा। अभी पहला ही कर दो, दूसरा भी समाप्त हो गए सर, हम कर दें, चलो ठीक है। तो ये पहले पीरियड से शुरू होगी, 2 मिनट बाद अभी पानी वानी अभी पी लेना, वो ब्रेक नहीं होगा बीच के अंदर, ठीक है। अभी अपने पानी वानी पी के और बैठ जाना। 5 मिनट बाद हमारा पहला पीरियड शुरू होगा और नियमित रूप से सुचारू रूप से हमारा विद्यालय चलता रहेगा। पुनः आप सभी ने